मुल्क की सियासत में एक बड़ी आईनी हलचल की तैयारियां हो चुकी हैं और देखने को मिल रही हैं। वफाकी हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम का खाका भी फाइनली तैयार कर लिया है। बिल्कुल ऐसे ही है और वज़ीर-ए-आज़म ने पीपल्स पार्टी से हिमायत का बाज़ाब्ता दरख्वास्त भी इस हवाले से की है और तरमीम आईनी अदालत के क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जो बहाली है और जजेस के तबादलों के जो अहम नकात हैं वो भी शामिल किए गए हैं। इसमें फील्ड मार्शल का ओहदा आईनी हैसियत देने के लिए आर्टिकल 243 में भी तब्दीली की तजवीज़ है। तो हम जान लेते हैं, हमारे साथ अहमद बिलाल महबूब साहब हैं, सरबराह पिलदाद, उन्हीं से जान लेते हैं कि क्या कुछ होने जा रहा है। क्या पीपल्स पार्टी हिमायत अपनी देने जा रही है या नहीं देने जा रही है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस हवाले से बताया है कि उनसे उनकी हिमायत मांगी गई है। वेलकम टू शो कहेंगे अहमद बिलाल महबूब साहब। अगर बिलावल भुट्टो साहब ट्वीट ना करते, ना बताते, तो शायद ये खामोशी में ही मामलात अफ़वाम व तफ़हीम से हल हो जाते और आम आवाम को पता भी ना चलता। लेकिन अब आम आवाम को भी पता चलेगा और आप समझते हैं कि जिस तरह से उन्होंने हिमायत मांगी है, हिमायत पीपल्स पार्टी दे देगी या कुछ शराइत भी रखी जा सकती हैं? बहुत शुक्रिया। ये आपने ठीक कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने ये बातें बयान करके कि 7 बड़े तब्दीलियों के ऊपर वफाकी हुकूमत ने उनसे मदद मांगी है, कम से कम कुछ डिटेल आवाम के सामने आ गई है। वरना ये किस्तों में आती और शायद वो इतनी क्लैरिटी ना होती। तो हमारे पास इस वक्त जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ट्वीट के ऊपर ही टोटल लिमिटेड है। तो ये 7 बड़ी तब्दीलियाँ जो हैं, इनमें से इसका अगर एक कॉमन फैक्टर निकाला जाए तो वो ये है कि इसके नतीजे में एग्जीक्यूटिव का हाथ मजबूत होगा और उनको ज़्यादा इख्तियारात हासिल हो जाएंगे। ख़ास तौर पे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव यानी फेडरल एग्जीक्यूटिव के हाथ मजबूत हो जाएंगे। लेकिन ये तब्दीलियाँ करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनमें से कम 2 तब्दीलियाँ ऐसी हैं जो 18वीं तरमीम को रोल बैक करने के मुतरादिफ हैं। इसका मतलब ये होगा कि पीपल्स पार्टी जो 18वीं तरमीम की आर्किटेक्ट थी और उसकी चैम्पियन थी, उसको अपना मौक़िफ़ कुछ पीछे हटना पड़ेगा, जो उनके लिए सिंध के अंदर एक यूँ समझिए कि कॉस्टली अफेयर हो सकता है, उनकी मकबूलियत में कमी ला सकता है। तो इसलिए वो थोड़े से मेरे ख्याल में हिचकिचाएंगे और इसीलिए उन्होंने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाई है कि इसके अंदर एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो सके और अगर वो कुछ लोगों से एग्री नहीं करें तो हुकूमत को ये बता सके कि हमारी तो पार्टी एग्री नहीं करती। तो ये आसान नहीं होगा, मेरे काफ़ी गिव एंड टेक होगा। अच्छा, एक तो अहम शिकों में आपको लगता है कि वो कौन सी शिकें हैं जिस पे इत्तेफाक राय हो जाएगा और वो कौन सी शिकें हैं जिस पे डेडलॉक हो सकता है? और फिर अभी तो पार्लिमानी जो अरकान हैं या सियासी जमातों के रहनुमा हैं, सरबराहान हैं, उनकी सतह पे मुज़ाकराती अमल हो रहा है। क्या ऐवान के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर भी इस बहस को लाया जाएगा और इस पर डिबेट होगी? और आपको लगता क्या है कि वाकई में ये वक्त की ज़रूरत था, ये नागुज़ीर थी तरमीम 27वीं, या फिर वजूहात कुछ और, मामलात कुछ और दिखाई देते हैं? देखिए, जिस चीज़ पे बहुत आसानी से इत्तफाक राय हो जाएगा मेरी राय में, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम है। उसकी वजह ये है कि पीपल्स पार्टी हमेशा इसको सपोर्ट करती रही है और 26वीं आईनी तरमीम में मुमकिन नहीं हो सका था, क्योंकि उस वक्त उनके पास इतनी तादाद नहीं थी। उन्हें JUI की मदद दरकार थी और JUI ने उसकी मुखालफत कर दी थी। लेकिन अब जबकि इनके पास नंबर पूरे हो गए हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों को मिला के, तो अब वो ये काम करने जा रहे हैं तो पीपल्स पार्टी उसकी मुखालफत नहीं करेगी। और ये PMLN और PPP दोनों का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये मुत्तफ़िका फ़ैसला भी था कि हम ये तब्दीली करेंगे, तो ये आसानी से मेरे ख्याल में हो जाएगा। जो डेडलॉक है ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन, वो भी शायद आसानी से हो जाएगा। लेकिन जो मुश्किल पेश आएगी वो NFC अवार्ड के अंदर जो सूबों का शेयर है, उसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन थी वो कम नहीं हो सकता, गालिबन उसके ऊपर डेडलॉक हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो जो 2 सब्जेक्ट्स है, एजुकेशन और पॉपुलेशन वेलफेयर, वो पहले 18वीं तरमीम के तहत सूबों के मातहत था और वो फिर वापस मरकज़ के तहत लाने की कोशिश होगी, तो ये भी पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल होगा। अच्छा अहमद बिलाल साहब, ये भी सुनने में आ रहा है कि इसमें तरामीम भी की जाएंगी। कौन सी ऐसी शिकें हैं जिनमें तरामीम हो सकती हैं, और क्या आप समझते हैं कि बगैर तरामीम के भी इसको मंजूर करवाया जा सकता है? और अपोजिशन की तरफ का से क्या रिस्पॉन्स आएगा, क्या रद्द-ए-अमल होगा उधर से?
देखिए, अभी तो ये सिर्फ यूँ समझिए कि बुलेट पॉइंट्स आए हैं ना तरमीम के। उसकी डिटेल क्या है ये तो अभी तक सामने आई। जब वो पूरा टेक्स्ट सामने आएगा तो फिर पता चलेगा, लेकिन वो पूरा टेक्स्ट इसलिए सामने नहीं आया कि उसके ऊपर अभी गिव एंड टेक हो रहा है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो उसके अंदर बहुत चेंजेस होंगी और ये बुनियादी तौर पे इत्तफाक के राय तो पार्लियामेंट से बाहर हो जाएगा। उसके बाद एक मैं समझता हूँ रस्मी कार्रवाई के तौर पे पार्लियामेंट में आएगी। उस पर हो सकता है 1-2 दिन डिबेट भी हो जाए, लेकिन वो डिबेट सिर्फ मेरे ख्याल में ज़ाहिरी तौर पे दिखाने के लिए एग्रीमेंट जो है वो पार्टी के लीडरशिप के साथ पहले हो जाएगा, और अगर वो नहीं होगा तो फिर उसके अंदर चेंजेस भी कर दी जाएंगी। ठीक है। अच्छा अहमद साहब, अभी कुछ माह पहले जब एक तस्करा छिड़ा तरमीम का तो उसको डिनाई किया जाता रहा हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से। अभी कुछ ही माह के बाद अब ये तरमीम आ भी रही है और उसके लिए मूवमेंट भी, मेल मुलाकातें भी शुरू हो चुकी हैं। तो ये इतने ही कम अरसे के अंदर दोबारा से ज़रूरत का पेश आना का क्या कहीं से दबाव है? और अल्लाह क्या रहा है, मामला क्या लग रहा है कि वाकई में नून लीग या हुकूमत ये चाहती थी कि बग़ैर इसका शोर शराबे के या पब्लिसाइज़ किए बगैर इस तरमीम को कर दिया जाए और पीपल्स पार्टी ने ऐसा नहीं होने दिया? मेरे ख्याल में पब्लिक में तो लाना नागुज़ीर होता है, क्योंकि इसे बहरहाल पार्लियामेंट से मंजूर कराना होता है, तो पब्लिक में तो आ ही जाती है ये चीज़ें, उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन वो शायद कुछ देर से आती, चूँकि वो इस वक्त पीपल्स पार्टी ने इसको ओपन कर दिया तो शायद ये जल्दी आ गई हैं, वरना ये बाद में आ जाती। पब्लिक में आने से इसको रोका नहीं जा सकता। अच्छा अहमद बिलाल साहब, इस आइन को बनाने का या इस कानून में तरामीम किए जाने की वजूहात क्या हैं और आम आवाम के को इससे क्या बेनिफिट्स होंगे? मेरे ख्याल में ये जो तरामीम है इनमें से ज़्यादातर तो वो हैं जो ये 26th अमेंडमेंट में भी लाना चाहते थे, लेकिन वो इसलिए नहीं ला सके कि उस वक्त उनके पास पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों के पास मिला के भी 2/3 की मेजॉरिटी नहीं थी। तो फिर उन्हें कंप्रोमाइज़ करना पड़ा था, कुछ चीज़ें ड्रॉप करनी पड़ी थी, कुछ चीज़ों को तब्दील करना पड़ा था। तो ये ज़्यादातर चीज़ें तो वही है, ये अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसको अब ये फिनिश करना चाह रहे हैं क्योंकि उनके पास नंबर है। मिसाल के तौर से मैं फिर वो मिसाल दूंगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उस वक्त भी कोशिश की गई थी लेकिन नहीं हो सकी थी, कंप्रोमाइज़ करके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे बात तय हो गई थी, लेकिन अब शायद पूरी कोर्ट लाने की कोशिश होगी। इसी तरह एक चीज़ और उन्हें पिछली दफ़ा इनिशियल ड्राफ्ट में मौजूद थी, बाद में हटानी पड़ी, वो ये थी कि इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और जो इलेक्शन कमीशन के दूसरे मेंबर हैं उनकी रीअपॉइंटमेंट का हक हासिल हो जाता एग्जेक्टिव को। अब इस वक्त नहीं है, इस वक्त यह है कि उनको एक्सटेंशन सिर्फ दी जा सकती है लेकिन उनको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। तो हो सकता है कि इस दफ़ा ये जो लिखा हुआ है कि ये डेडलॉक ख़त्म करने का तरीका निकाला जाएगा, तो हो सकता है वही पुराना तरीका जो 26वीं तरमीम में लिखा था वही दोबारा आए, जो कि जमहूरियत के लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी, फिर इलेक्शन के लिए अच्छी बात नहीं होगी, लेकिन शायद वो एक कर गुजरे। तो ये एक चीज़ है जिसके ऊपर शायद कुछ तब्दीली मुमकिन है हो